आज हम लोग अभ्यास 3A को करेंगे। और जैसा कि अभ्यास 3A पूर्णांक है पाठ, और पूर्णांक को हम समझा दें कि पूर्णांक के लिए जैसे हमारे उसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को भी लिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर जीरो है तो इधर जो है इसको हम +1, +2, +3 धनात्मक रूप में लेते हैं। इसी तरह बढ़ते जाते हैं। और इधर जो होता है -1, -2, -3, -4, इसी तरह से क्रमशः हम लेते जाते हैं। तो इधर जो होता है, इधर की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये ऋण पूर्णांक होता है, इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। और इधर जो होता है इसको बोलते हैं धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक होता है। इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं, यानी कि इधर हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो धन पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं, और बाईं तरफ बढ़ते हैं तो ऋण पूर्णांक की तरफ बढ़ते हैं। और हम जो है संकेत में भी बता दें दिशाओं का किस तरह से हम लोग लेते हैं दिशाओं को। इस तरह से यहाँ पे हम इस साइड जो लेते हैं वो हमारा उत्तर होता है, और इधर जो हमारा दक्षिण होता है। और यहाँ पे हम मान लीजिए इसकी मूल बिंदु मान लेते हैं, और ये हमारा पूरब होता है, इसको हम लोग पूरब बोलते हैं। और ये हमारा पश्चिम होता है। इस तरह से हम लोग दिशा का निर्धारण करते हैं इसमें। उसी तरह से यहाँ पे ये 1, 2, 3, और इधर लेंगे तो उसके नेगेटिव जाएंगे, -1, -2, -3, -4, और इधर चलाएंगे धनात्मक है 1, 2, 3, 4, इस तरह से जाएंगे। और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, इस तरह चलेंगे। तो दिशा का निर्धारण ये है। अब देखिए, अब हम लोग ये पहला और दूसरा तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, उसको कर लेंगे। तीसरे प्रश्न में आते हैं कि निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो क्या करा है, शून्य से नीचे 4 डिग्री का तापमान, शून्य से नीचे जाना है तो इसका मतलब ऋणात्मक होगा। तो इसका हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, -4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब जाना है, पूरब जाना है, इसका मतलब धनात्मक की तरफ जाना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, +7। क्या लिखेंगे, +7। फिर ₹3.28 की हानि है, अगर लाभ रहता तो प्लस, हानि है तो इसका मतलब लिखेंगे -3.28। अब 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन है, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, तो यहाँ हो जाएगा -18 मीटर। फिर क्या है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई यानी ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, तो लिखेंगे +1000 मीटर। अच्छा, अब आ जाइए चौथे सवाल में करा, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यानी कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जब दो संख्याएं मिल करके, अगर दो संख्याएं मिल करके 0 हो जाती है, उसी का उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो अगर +9 है तो उसको -9 कर लेंगे, -21 है तो +21 कर लेंगे, यानी जहाँ धनात्मक वहाँ ऋणात्मक कर लेंगे, जहाँ ऋणात्मक है वहाँ पे धनात्मक कर लेंगे। तो चौथे का जो पहला है, इसका +9 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -9। क्या आ जाएगा, -9। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाला सवाल है, वो कह रहा है कि -21 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +21। उसी तरह से तीसरे वाले सवाल में कह रहा है कि +39 का योगात्मक प्रतिलोम, +39 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -39। केवल चिन्हों को बदल देते हैं। और चौथे सवाल में देखिए, चौथा है -41 का योगात्मक प्रतिलोम, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +41। उसी तरह से पांचवे में है +91 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हो जाएगा -91। इस तरह से हम लोग योगात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कि अगर चिन्ह प्लस में है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस में कर लेंगे, क्योंकि जब दो संख्याएं मिलकर के 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वही एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम होती है। पांचवें पे आ जाइए, पांचवा सवाल है, कह संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। पांचवें सवाल में आ जाइए, जैसे हमें क में दिखाना है +4 को, किसको दिखाना है, +4 को। तो एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेंगे, मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर को ऋणात्मक लिखना नहीं है, +1, +2, +3, +4, और कहाँ से जाएंगे, 0 से जा करके 4 पे ऐसे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। देखिए संख्या रेखा पे हमने +4 दिखा लिया। अब उसी तरह से ख में आ जाइए, ख क्या है, -9,
-9 दिखाना है तो संख्या रेखा पे ऐसे चलिए, और इस बार यहाँ लीजिए, यहाँ 0 है तो यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और -9। कैसे चलेंगे? 0 से चल करके कहाँ पहुंचेंगे? -9 पे, और जिस तरह से चले हैं उस तरह से संख्या रेखा पे इस तरह कैसे दिखा देंगे। उसी तरह से ग वाला सवाल है, ग वाला में है +7 दिखाना, हमें +7 दिखाना, उसके लिए भी हम लोग संख्या रेखा इस तरह से बना करके अब हम लोग किधर की तरफ चलेंगे? ज्यादा हमें धनात्मक की तरफ चलना है, तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7 आगे तक भी लिख सकते हैं। और संकेत जैसे गए हैं 0 से उस तरह से 7 पर दिखा देंगे, इस तरह से ऐसे करके, इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह से +7 हो गया। इसी तरह से हम लोग -3 और -6 को दिखा लेंगे, जैसे -9 को दिखाए हैं उसी तरह से -3 और -6 को भी दिखा लेंगे। अब हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न 6 है, पार्श्वांकी संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसा यहाँ पे हमें पार्श्वांकी संख्या रेखा दिया है, तो पहले हम करें एक बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है? जैसे यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 0 से हम +7 ऊपर गए हैं, तो वही 0 से -7 कर रहा है, तो 7 खाना नीचे आएंगे, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कौन सा बिंदु हमको मिलेगा? ई। कौन सा बिंदु मिल जाएगा? ई। अब बिंदु 20 किस पूर्णांक को निरूपित करता है? बिंदु बी, देखिए 0 से नीचे है तो यहाँ पे ऋणात्मक चलेंगे, और 0 से ऊपर है तो धनात्मक चलेंगे, क्योंकि ऊपर का दिशा प्लस होता है, नीचे का ऋण होता है। तो 1, 2, 3, यानी बी जो है किसको निरूपित करता है? -3 को, -3 को। अब आइए बिंदु बी का विपरीत, क्योंकि इधर से हम लोग 1, 2, 3 नीचे आए हैं, तो वैसे ही 3 ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, तो बिंदु बी का विपरीत क्या होगा? सी। अब आ जाइए, अगर आप बिंदु डी के एल को निरूपित पूर्णांक डी के एल देखेंगे, डी अगर 0 से यानी ओ से ऊपर जाएंगे, 0 से मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, और इससे नीचे आएंगे तो माइनस, तो डी कहाँ है? 1, 2, 3, 4, 5, तो डी के लिए क्या लिखेंगे? +5। फिर के लिए देखिए के कहाँ पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 खाना नीचे है तो -5। फिर उसके बाद यल के लिए, यल कहाँ पे है? ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये +6 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? देखिए यहाँ कर रहा है कि बिंदु डी के यल के विपरीतों को बताइए, उसके विपरीत को बताना है। डी हमारा कहाँ पे है? डी हमारा यहाँ पे है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 खाना ऊपर है तो 5 खाना नीचे आएंगे मूल बिंदु से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बिंदु डी का विपरीत क्या है? के है। और उसके बाद के का विपरीत, तो के कितने खाना नीचे है? 1, 2, 3, 4, 5, तो वही 5 खाना ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि के का विपरीत डी हो गया। अब यल का विपरीत देखना है, यल कहाँ पे हमारा? यल यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 खाना ऊपर है तो 6 खाना नीचे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यम है। यल का विपरीत क्या है? यम है। अब देखिए 7वें सवाल में करें निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो देखिए पहले हम लोग संख्या रेखा एक बना लें, इस तरह से बना लेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगी और हमें जानने में बहुत ही आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 9 तक ले ले तो अच्छा रहेगा, 9। इसी तरह से इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 तक। और अब हम लोग उत्तर देंगे, बहुत आसानी से उत्तर दे पाएंगे। 7वां जैसे क है, करा -2 और +3 के बीच जितने भी पूर्णांक थे सभी को लिखिए। तो -2 और +3 के बीच में देखिए -2 यहाँ पे हमारा और 3 यहाँ पे है, इसके बीच में देखिए क्या क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है, 0, 2, हाँ -1 मिला, 0, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 2। तो -2 और 3 के बीच में क्या मिला? -1, 0 और 1 और 2, ये बचा। अब आ जाइए देखिए ख वाले सवाल पे कह रहा है कि
0 और 6 के बीच में, 0 और 6 के बीच में, तो 0 और 6 देखिए, 0 यहाँ पे है, 6 यहाँ है, क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में मिलेगा 1 2 3 4 और 5। फिर ग पे आ जाइए, ग वाले सवाल में क्या है, -4 और +4 के बीच में क्या क्या मिलेगा, -4 और +4 के बीच में, देखिए यहाँ पे -4 हमारा यहाँ है, +4 यहाँ पे है, क्या क्या मिलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, हमें मिलेगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं घ वाले सवाल पे। घ पे क्या है, -5 और +2 के बीच में देखना है, तो -5 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, और +2 कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बीच में क्या मिला, -4 -3 -2 -1 0 और 1, तो क्या मिलेगा, -4 -3 -2 -1 0 और 1। अच्छा, अंगे पे आ जाते हैं, अंगे वाले सवाल पे। अंगे में क्या है, ये है -3 और +5 के बीच में, तो -3 और +5 के बीच में देखिए, -3 हमारा यहाँ है, +5 हमारा यहाँ पे है, क्या क्या मिलेगा, -2 -1 0 1 2 3 4, तो मिलेगा -2 -1 0 1 2 3 और 4। उसके बाद हमारा च वाला सवाल है। च में -8 और 4 के बीच में लेना है, -8 और 4 के बीच, तो -8 और 4 के बीच में देखिए, -8 यहाँ पे है और +4 यहाँ है, क्या क्या मिलेगा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। इस तरह से हम लोग इससे कितनी आसानी से इस संख्याओं को निकाल लिए। इस तरह से हमारा 7वां प्रश्न पूरा हुआ। अब हम प्रश्नावली 3A के 8वें प्रश्न को करेंगे। और जैसा कि 8वां प्रश्न है कि निम्नांक की संख्या रेखा देखिए। संख्या रेखा पूरा -9 से +9 तक बनाया हुआ है और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले हम लोग देख लें कि उसके बीच में कौन कौन सी संख्या है। जैसे देखिए 8वां सवाल है, 8वां का क, पहले लिखा है 2 5, तो 2 5 के बीच में जब यहाँ से चलेंगे हम लोग 2 और 5 के बीच में, तो क्या मिलेगा, 3 और 4, और आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम ही है, क्योंकि अगर हम उधर बढ़ते हैं तो दाहिनी तरफ बढ़ता ही जाता है, तो आरोही क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 3 और 4। उसी तरह से ख वाला सवाल है जो है -4 और 0 के बीच। देखिए -4 और 0 के बीच, -4 हमारा यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, और इधर की तरफ हम बढ़ेंगे तो आरोही क्रम होता ही है, तो इसके बीच मिलेगा -3 -2 और -1। तो इसका जो आरोही क्रम होगा, इसका आरोही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 -2 -1। ये आरोही क्रम में हो गया, क्योंकि आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में, तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग पे, 3 और 8 के बीच में। 3 और 8 के बीच में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 और 8 यहाँ पे है, 4 5 6 और 7, तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 होगा। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 5 6 और 7। फिर उसके बाद आ जाइए घ पे। घ वाला जो हमारा सवाल है वो क्या है, 0 4 के बीच में। तो 0 4 के बीच में देखेंगे तो 0 यहाँ है, 4 यहाँ, क्या मिलेगा, 1 2 3। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा हमारा 1 2 और 3। उसके बाद अंगे पे आ जाइए। अंगे वाला जो हमारा सवाल है वो है -5 -2। इसके बीच देखिए -5 ये है, -2, उसके बीच में क्या मिलेगा, -4 -3। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम -4 और -3। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे हमारा, अब आगे वाले सवाल तो हो गया। हाँ, आगे 6 वाला सवाल। 6 जो है वो क्या है, -4 1 और 4। -1 और 4 के बीच में देखिए क्या मिलेगा, 0 1 2 3। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम
और वही क्रम हो जाएगा इसका 0, हाँ 1, 2 और 3, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा 8वां सवाल पूरा हुआ। 9वां प्रश्न को देखिए। 9वें में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो दो पाई है इस तरह से इसको हम लोग निरपेक्ष मान बोलते हैं। निरपेक्ष मान अगर ऋणात्मक है, मान लीजिए यहाँ -2 है तो भी उसका मान +2 आएगा, और अगर +3 है तो उसका भी मान 3 आएगा। तो मतलब निरपेक्ष मान में क्या होता है, अगर ऋणात्मक भी होता है तो भी धनात्मक ही आता है। तो इसमें जैसे हमारा क है, पहला सवाल है क है, अगर इसका ऋण 13 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक हो जाता है। और ख अगर धनात्मक है तो भी धनात्मक ही रहता है। 12 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, 12 आएगा। उसी तरह ग है, उसका ऋण 37 का जो निरपेक्ष मान है वो 37 आ जाएगा। और घ जो है, घ का निरपेक्ष मान हमारा जो है 0 है, उसका निरपेक्ष मान 0 ही होता है। और अंग देख लीजिए, अंग हमारा जो है प्रश्न अंग है वो है -47, -47 का निरपेक्ष मान 47 होगा। और जो च वाला सवाल है हमारा वो जो है निरपेक्ष मान 101 है, और निरपेक्ष मान 101 का 101 होगा। तो निरपेक्ष मान में होता है क्या, अगर ऋणात्मक है तो भी धनात्मक, और धनात्मक है तो धनात्मक होगा ही होगा। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 को पूरा कर लिया। और प्रश्न नंबर 10 जो है वो सत्य सत्य है, उसको सब लोग कर लेंगे।